हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें आज का टॉपिक है जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैव विविधता के नाश का प्रमुख कारण प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, वन क्षेत्र या वनों की सघनता का कम हो जाना, औद्योगिकरण तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार और तस्करी आदि है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता वैश्विक तापमान, आवास के विखंडन और विदेशी जाति के संक्रमण से संकटापन्न स्थिति में पहुंच सकती है, जबकि शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए संकट नहीं उत्पन्न करता है। यहाँ पे जैव विविधता को जो खतरा है किन किन चीजों से है स्पष्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं, जैव विविधता को खतरा जो है वैश्विक तापमान एवं प्रदूषण से है, जातियों का विलोपन यानी नैसर्गिक विलोपन, समूह विलोपन और मानवोद्भवी विलोपन। इसके बाद है विदेशी जातियों के पुनर्वास से भी जैव विविधता को खतरा है। आवास ह्रास एवं विखंडन, आवास ह्रास एवं विखंडन भी जैव विविधता को खतरा उत्पन्न करता है। ध्यान रखिएगा, जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारक क्या क्या हैं। जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक विकास एवं प्राकृतिक आवासों में कमी के चलते जैव विविधता के समक्ष बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्से में झूम खेती प्रचलित है, जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है। झूम खेती के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर वनों का नाश हुआ है और भूमि की उर्वरा शक्ति कम हुई है। वहीं दूसरी ओर बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के विकास में सहायक है, न कि इसमें जैव विविधता में ह्रास होता है। और इस प्रकार बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। इसके विपरीत सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, कृषि का विस्तार जैव विविधता ह्रास के लिए जो है उत्तरदायी कारकों में शामिल है। उल्लेखनीय है कि भारत की आबादी में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, किंतु पक्षियों की संख्या में गिरावट का कारण इनके वास स्थान में यानी हैबिटेट में व्यापक तौर पर कटौती और कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों, मच्छर भगाने वाली दवाओं का अतिशय उपयोग है। डीडीटी जैसे कीटनाशक खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन द्वारा पक्षियों में पहुंच जाते हैं, जिससे उनके अंडे समय से पहले क्या होते हैं, फूट जाते हैं, अपरिपक्व रह जाते हैं और इनकी संख्या में यह गिरावट का कारण बन जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक गतिकीय तंत्र होता है, जिसके भीतर अनेक प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। जैसे पौधों को प्राणी खाते हैं तथा स्वयं इन प्राणियों को अन्य प्राणी खाते रहते हैं। इस तरह कई पोषण स्तरों का निर्माण होता है। पोषण स्तरों में कमी से एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि जैव विविधता में कमी आती है। वहीं जैव विविधता की बढ़ोतरी में पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, उनकी आयु और मद व्यवधान सहायक होते हैं। तितलियां अन्य तापी प्राणी यानी कोल्ड ब्लडेड हैं और इसीलिए उनके रहने के लिए उष्ण एवं गर्म जलवायु वाले क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। यही कारण है कि तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती हैं। तितलियां अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने में सक्षम नहीं होती हैं। परिणाम स्वरूप इनके शरीर का तापमान आसपास के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। बहुत कम तापमान होने की स्थिति में यह जो है उड़ान नहीं भर सकती। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, जैव विविधता के नाश के कारण क्या है। जैव विविधता के नाश का जो कारण है, जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब है उपयुक्त सभी। जैव विविधता के नाश का प्रमुख कारण प्राकृतिक आवास है इनका ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, वन क्षेत्र एवं वनों की सघनता में कमी होना, औद्योगिकरण और अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार और तस्करी आदि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड नंबर, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है क्या है, प्राकृतिक आवासीय विनाश। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है। जैव विविधता के कम होने का जो मुख्य कारण है वो है आपका आवासीय विनाश। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। तो सही जवाब है वैश्विक तापन, आवास का विखंडन और विदेशी जातियों का संक्रमण। और चौथा जो है शाकाहार को प्रोत्साहन, तो ये सही नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है आपका जैव विविधता के संकट के लिए जो है कारण हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता वैश्विक तापन, आवास के विखंडन और विदेशी जातियों के संक्रमण से संकटापन्न स्थिति में यह पहुंच सकती है, जबकि शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए संकट नहीं उत्पन्न करता है। 5 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रदेश है जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। सही जवाब क्या है। पहला है भूमंडलीय तापन, प्राकृतिक वास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन। सेम क्वेश्चन सेम जवाब। सही जवाब है क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा। शाकाहार को प्रोत्साहन जो है जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। वह आपका प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। सी ऑप्शन। जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक विकास एवं प्राकृतिक आवासों में कमी के चलते जैव विविधता के सक्षम बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्से में झूम खेती प्रचलित है, जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है। झूम खेती के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर वनों का नाश हुआ है और भूमि की उर्वरा शक्ति कम हुई है। 7 नंबर क्वेश्चन है यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को ध्यान से एनालिसिस करिए और बताइए कि इनमें कौन सा जो है सही जवाब है। देखिए इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। तीसरा चौथा जो स्टेटमेंट है सही है। पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर जो है कटौती हुई है और कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर मारने वाली जो दवाएं हैं इनका बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो तीसरा चौथा कथन सही है। जो भारत की पॉपुलेशन है इसमें बहुत तेजी से प्रगति हो रही है किंतु पक्षियों की संख्या में गिरावट का जो कारण है इनके वास स्थान में व्यापक तौर पर कटौती और कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों और मच्छर भगाने वाली दवाओं का अत्यधिक उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन है उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। कारण है तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। इसके संदर्भ में हम लोगों ने लास्ट में ही डिस्कशन किया था। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या भी है, याद रखिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको जो है और रिवीजन हो जाए। जो तितलियां हैं अनियत तापी प्राणी है, कोल्ड ब्लडेड है, यानी ये कोल्ड ब्लडेड वाले तितलियां हैं और इसीलिए इनके रहने के लिए जो उष्ण और गर्म जलवायु वाले क्षेत्र हैं जो सर्वश्रेष्ठ स्थान माने जाते हैं। यही कारण है कि तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती है। तितलियां अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने में सक्षम नहीं होती हैं। परिणाम स्वरूप इनके शरीर का तापमान आसपास के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। बहुत कम तापमान होने की स्थिति में यह उड़ान नहीं भर सकती। क्वेश्चन नंबर 9 है जैव विविधता को अधिकतम संकट है, किससे है? जैव विविधता को अत्यधिक जो संकट है वह आपका प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए उपयुक्त चारों कारक को, जो चारों कारक दिए गए हैं जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। जो ऑप्शन में चारों कारक हैं वो जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को अधिकतम संकट उत्पन्न होता है। अनेक वैज्ञानिक अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से बड़ी मात्रा में जैव विविधता का जो है ह्रास होता है, क्योंकि इस स्थिति में जीव जंतु और वनस्पतियों को अनुकूल का भी अवसर जो है नहीं मिलता है और अन्य परिस्थितियों में अनुकूलन के कारण जैव विविधता का ह्रास
कम हो जाता है, इसलिए ए अभिष्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? क्या है बताइए? सही जवाब है बंजर भूमि का वनीकरण, सी ऑप्शन। बंजर भूमि का वनीकरण जो है उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। देखिए, बंजर भूमि का वनीकरण जो है जैव विविधता के विकास में सहायक है, न कि इससे जैव विविधता में ह्रास होता है। इस प्रकार बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। इसके विपरीत सड़कों का विस्तार, नगरीकरण और कृषि का विस्तार जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी कारकों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, बी है मध्य व्यवधान और सी है पारिस्थितिकी तंत्र की आयु और पोषण स्तरों की कम संख्या। तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन, पोषण स्तरों की कम संख्या। पोषण स्तरों में कमी से एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि जैव विविधता में कमी आती है। वहीं जैव विविधता की बढ़ोतरी में पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, उसकी आयु और मध्य व्यवधान सहायक होते हैं, इसलिए जो है आपका डी उत्तर सही है। नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता का संरक्षण। चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जो है जैव मंडल रिजर्व है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो महत्वपूर्ण रणनीति है वो क्या है? जैव मंडल रिजर्व। जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य जो है प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर मुख्यतः स्वस्थानीय यानी इन सिटू जैव विविधता का संरक्षण करना है। ध्यान रहे कि जैव विविधता संरक्षण के लिए जो है इन सिटू व एक्स सिटू यानी बास्थानीय तकनीकें जो है अपनाई जाती है। राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य जीव अभयारण्यों में इन सिटू संरक्षण जो है इन सिटू कंजर्वेशन के द्वारा आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है तो उसे इन सिटू संरक्षण कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, इन सिटू और एक्स सिटू में गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है, न कि उन्हें किसी स्थान पर ले जाकर उनका संरक्षण किया जाता है। तो किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके वही के मूल स्थान में जो है उनका संरक्षण किया जाता है तो उन्हें इन सिटू संरक्षण कहते हैं, यानी उनके मूल स्थान में ही उनको जो है प्रिजर्व किया जाता है, वही होते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। जबकि इन्हें कहीं दूसरे स्थान पर अगर संरक्षित किया जाता है, यानी उनके मूल स्थान से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर उनको जो है संरक्षित किया जाता है तो उसे एक्स सिटू क्या कहते हैं? एक सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है, एक सिटू संरक्षण या एक सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। जीन बैंक, उत्तक संवर्धन केंद्र, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि बाह्यवासन यानी एक्स सिटू कहलाते हैं। ध्यान रहे, जैव विविधता संरक्षण जो है इन सिटू और एक्स सिटू यानी स्वस्थानीय और बाह्यस्थानीय के माध्यम से किया जाता है। जो स्वस्थानीय के अंतर्गत आते हैं वो होता है संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क। इसमें कौन कौन से आते हैं? पवित्र झील और उपवन आता है, जीव मंडल निश्चय जिसमें समुद्री और स्थलीय दोनों आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य आते हैं। और बाह्यस्थानीय यानी एक सिटू में जो आते हैं वो होते हैं पवित्र पौधे एवं घरेलू बगीचे, बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, इसके बाद है प्राणी बगीचा, वनस्पति बगीचा, वृक्ष उद्यान, जल तंत्र, चिड़ियाघर। ये सभी जो है एक सिटू जो है कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। भारत में जैव विविधता संरक्षण की जो विधियां दी गई हैं वो एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाई गई है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक सिटू और इन सिटू में डाउट नहीं रखना है, पूरा क्लियर कट होना चाहिए, तभी आप जो है इसका सही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। देखिए, एक सिटू जो है संरक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों और जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से ही पृथक किया जाता है। यानी एक सिटू क्या है? एक सिटू, एक्स माने बाहर, क्या होता है? जिसके द्वारा वनस्पति और जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक करके किया जाता है, वही एक सिटू संरक्षण होता है।
एक सीटू संरक्षण की दो विधियां है। पहली विधि है, इसके तहत जूलॉजिकल पार्कों में विलुप्त प्राय प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है, जबकि दूसरी विधि के तहत जीवित शुक्राणुओं, अंडों, भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित करके किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करने में निहित है। एक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मानवीय व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है और इन क्षेत्रों में चतुर्दिक पारिस्थितिकी संवर्धन को प्रमुखता दी जाती है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के मुख्य जो उद्देश्य हैं, पहला, पौधा, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखना। दूसरा, सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टि से निर्वहन योग्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। तीसरा, पारिस्थितिकी विज्ञान में शोधों को प्रोत्साहन देना। चौथा है, शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना। और भारत सरकार ने, देखिए, भारत सरकार ने अब तक जो है 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें निम्न 11 को यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को जो है विश्व संजाल में सम्मिलित किया है। पहला है नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानक कमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार और अगस्त्य मलाई एवं 11वां कंचनजंगा। ये 11 जो है यूनेस्को के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में विश्व संजाल में सम्मिलित किए गए हैं। 2018 में यूनेस्को ने सिक्किम तथा कंचनजंगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को संरक्षित जैव मंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल कर लिया है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारतीय समुद्री विज्ञान संस्थान के अनुसार अगर बात करें तो भारत में प्रवाल भित्ति के 4 प्रमुख क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप है। तो याद रखिएगा, भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख जो क्षेत्र हैं वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ के खाड़ी, मन्नार के खाड़ी और लक्षद्वीप। प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में जो प्रवाल भित्ति क्षेत्र है, इनमें मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फ्रिंजिंग, याद रखें, फ्रिंजिंग प्रकार की प्रवाल भित्तियां और लक्षद्वीप में एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। तो कच्छ के खाड़ी, मन्नार के खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार की प्रवाल भित्तियां मिलती हैं? तो फ्रिंजिंग प्रकार की। लक्षद्वीप में एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। प्रवाल विरंजक जो है समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक उष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होते हैं। ध्यान है कि सुंदरवन मैंग्रोव वन क्षेत्रों के लिए जो है माना जाता है। जो सुंदरवन है किसके लिए? मैंग्रोव वन क्षेत्रों के लिए जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? सही जवाब होगा जैव मंडल रिजर्व। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व है। जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर इन सिटू और जैव विविधता का संरक्षण करना है। ध्यान है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए इन सिटू और एक्स सिटू तकनीकें जो है अपनाई जाती है। इन सिटू और एक्स सिटू में क्या अंतर है आपको मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण के लिए स्वस्थानिक पद्धति नहीं है, यानी इन सिटू पद्धति नहीं है? बताइए, इन सिटू एक्स सिटू के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। सही जवाब होगा बी ऑप्शन, यानी जो इन सिटू पद्धति के अंतर्गत नहीं आता है वो होता है आपका वनस्पति उद्यान। वनस्पति संरक्षण के लिए वनस्पति उद्यान जो है स्वस्थानीय यानी इन सिटू पद्धति के अंतर्गत नहीं आता, जबकि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क और वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है इसके अंतर्गत आते हैं। 3rd नंबर है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सिटू संरक्षण के द्वारा। देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों में इन सिटू कंजर्वेशन के द्वारा आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है तो उसे इन सिटू संरक्षण कहते हैं, जबकि उन्हें
कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है या स्वस्थानीय संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? सही जवाब होगा वनस्पतिवाद। जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण जो होता है इन सिटू संरक्षण कहलाता है, यानी उनके मूल स्थानों में ही, वहीं पे जो है जहां उनका मूल स्थान है वहीं पे इनको जो है प्रिजर्व करना इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। जैसे जो जीन बैंक है, ऊतक संवर्धन केंद्र है, वनस्पति उद्यान है, चिड़ियाघर है, एक्वेरियम जो है, ये सभी एक सिटू यानी बाह्यवासन संरक्षण कहलाते हैं। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक सिटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक सिटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? सही जवाब होगा नाइट्रोजन। एक सिटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। एक सिटू संरक्षण के तहत जीवित शुक्राणुओं, अंडों और भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम ताप पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। 6 नंबर है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? सही जवाब है जीवमंडल निश्चय, जीवमंडल रिजर्व के स्थापना करने में जो है निहित है। देखिए, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करने में निहित है। एक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मानवीय व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता के। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता से जो है संबंधित होते हैं और इन जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? वो है आपका सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। सागरीय जल है, इनके तापमान में सामान्य से अधिक वृद्धि हो जाती है, तो ये प्रवाल विरंजक के कारण हो सकते हैं। प्रवाल विरंजक जो है समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक उष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन प्रवाल विरंजक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? निम्न में कौन प्रवाल विरंजक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है? वो है आपका वैश्विक उष्मन। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में बताना है कि किन में प्रवाल भित्तियां हैं। निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां हैं? तो आपको मालूम होगा कौन कौन जो है कहां कहां पे प्रवाल भित्तियां मिलती हैं। तो सही जवाब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। सुंदरबन नहीं, ध्यान रखिएगा, पहला दूसरा तीसरा सही है। जो सुंदरबन है ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, भारतीय समुद्री विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप। तो इन चारों को ध्यान में रखिएगा, जो प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप। ठीक है, और सुंदरबन जो है एक मैंग्रोव वन क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता के उपयोग, और इसका डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिस प्रश्न में या जिस टॉपिक में, जिस चैप्टर में आपको कंफ्यूजन हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।